नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेट बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम 40 खबरें फटाफट अंदाज में। इसमें कोरोना अपडेट्स भी होंगे, साथ ही साथ कारोबार और बाजार का हाल भी आप देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। राजस्थान की सियासत में बहुजन समाज पार्टी ने जोरदार दखल दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस में विलय कर चुके बसपा के सभी 6 विधायकों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी से 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। बीएसपी ने इन सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट में बीएसपी ने दलील दी कि हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, इसलिए विधायकों का विलय मान्य नहीं है। राज्य स्तर पर विधायक किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं। राजस्थान की सियासत में ऑडियो टेप के बाद अब वीडियो टेप ने नया बवाल मचा दिया है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बीच बातचीत के वीडियो पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि स्पीकर को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। पूनिया ने कहा कि जिस तरह की बातचीत वीडियो टेप में हमने सुनी है, उससे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से आते हैं और पार्टी के लिए पक्षपात कर रहे हैं, जो कि एक स्पीकर को शोभा नहीं देता। जिस वीडियो को लेकर इतना बवाल मचा है, उसमें राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी और वैभव गहलोत की मुलाकात के दौरान की बातचीत है। इस वीडियो में स्पीकर सीपी जोशी वैभव गहलोत से कह रहे हैं कि अभी हालात मुश्किल हैं, 30 आदमी निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, हल्ला करके रह जाते, वो सरकार गिरा देते। अपने हिसाब से उन्होंने कांटेक्ट किया, इसलिए हो गया, दूसरे के बस की बात नहीं थी। इस वीडियो के आने के बाद बीजेपी का कहना है कि संविधान के अनुसार विधानसभा स्पीकर को निष्पक्ष रहना चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत दे दी है। हालांकि विधानसभा सत्र कोरोना पर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन गहलोत सरकार का असली मकसद बहुमत साबित करना है। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने गहलोत सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। पहले बीटीपी ने 2 विधायकों को मामले से दूर रखने की हिदायत दी थी, लेकिन अब गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अहमद पटेल से बातचीत के बाद बीटीपी ने यू टर्न ले लिया है और अब बीटीपी ने खुलकर गहलोत सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश। उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा, ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने राफेल खरीद को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि हर विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई, 126 की बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे। नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि हर बच्चे बेहद जरूरी है। अगर बच्चे ने अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ी तो विदेश में नौकरी नहीं कर सकता। राजीव शुक्ला ने अपने ट्वीट में लिखा कि अंग्रेजी विरोध करना तो अच्छा है, लेकिन जिंदगी भर व्यक्ति को तरक्की से तरसना पड़ सकता है। गरीब और गांव के बच्चे को शुरू से अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, तब वो देश विदेश में कुछ भी बन सकता है, वरना जिंदगी भर हीन भावना सालती रहती है। उन्होंने लिखा कि स्कूलों में शुरू से अंग्रेजी पढ़ाइए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बढ़ती डीजल की कीमतों पर बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डीजल पर लगने वाले वैट को 30% घटाकर 16.75% कर दिया है। इससे दिल्ली में डीजल अब 82 रुपए की जगह 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। यानी दिल्ली में डीजल एक झटके में 8 रुपए 36 पैसे सस्ता हो गया। इस राहत का ऐलान करते वक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता महंगाई से परेशान है, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर नहीं है, इसलिए कैबिनेट में सभी की बातें सुनने के बाद हमने डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया है।
मणिपुर के चंदेल जिले में आतंकियों ने घात लगाकर असम राइफल्स की टुकड़ी पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हो गए। जवानों पर पहले आईईडी ब्लास्ट हुआ, फिर फायरिंग की गई। ये जवान म्यांमार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने गए थे। 15 जवान रात में गश्त करने के बाद सुबह लौट रहे थे। उसी वक्त बॉर्डर पर आईईडी ब्लास्ट किया गया। जवानों ने जब जवाबी कार्रवाई की तो आतंकवादी भाग खड़े हुए। हालांकि अभी किसी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की अधिग्रहित की जाने वाली चल अचल संपत्ति कब्जे में ले ली है। इसमें 4 किलो सोना, 610 किलो चांदी, 10,438 कपड़े, 8,376 किताबें और कुल मिला के 32,721 आइटम शामिल हैं। इसके अलावा 11 टीवी, 10 रेफ्रिजरेटर, 38 एसी, 556 फर्नीचर, 6,514 रसोई के बर्तन, 1,055 शोकेस, 15 पूजा के बर्तन, 29 फोन, 394 मोमेंटो, 253 स्टेशनरी आइटम, 65 सूटकेस, 6 घड़ियां इसमें शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार जयललिता के निवास स्थान वेदा निलयम को स्मारक बनाने जा रही है। इसी वजह से यह संपत्ति अधिग्रहित की गई है। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। लेकिन जया जेटली ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट ने जया जेटली की अपील को मंजूर कर लिया है। मामला साल 2000-2001 का है, जब एक स्टिंग ऑपरेशन में रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार को दिखाया गया था। इसमें रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई बड़े अफसर और नेताओं के नाम सामने आए थे। एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। पूरे दिन उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 335 अंक और निफ्टी 101 अंक की गिरावट पर बंद हुए। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही। तेल गैस शेयर पर आज दबाव देखने को मिला। बीएसई का तेल गैस इंडेक्स आज 2% से ज्यादा टूटा। आज के कारोबार में सिर्फ आईटी और फार्मा इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जबकि बैंक शेयरों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। बैंक निफ्टी आज करीब 2% टूटकर बंद हुआ है। बाजार की इस गिरावट में सरकारी कंपनियों की जमकर पिटाई हुई। सेल, पावर ग्रिड, कोल इंडिया और नाल्को सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर रहे। तेल गैस शेयरों में चेन्नई पेट्रो, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसी में भी कमजोरी रही। निजी बैंकों इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आरबीएल बैंक में बिकवाली देखने को मिली। फार्मा और आईटी के शेयरों ने आज धमाल मचाया। फार्मा में एरिस लाइफ, डिविज लैब और डीआरएल चढ़कर बंद हुए, जबकि आईटी शेयरों मास्टेक, एनआईटी टेक और विप्रो में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एचडीएफसी का पहली तिमाही का मुनाफा 4.7% गिरकर 3,051 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 3,203 करोड़ रुपए था। एचडीएफसी की पहली तिमाही में आय 12,990 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,017 करोड़ रुपए रही है। ब्याज से कुल आय 10% से ज्यादा बढ़कर 3,392 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 3,079 करोड़ रुपए थी। कंपनी का ग्रॉस एनपीए पहली तिमाही में 8,631 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछली तिमाही में 8,908 करोड़ रुपए था। एचडीएफसी के नतीजों के बाद कंपनी के वाइस चेयरमैन केके मिस्त्री ने कहा है कि हालात सामान्य होने में चौथी तिमाही का वक्त लगेगा। जहां तक ब्याज दरों में कटौती की बात है, रिजर्व बैंक को दरों में महंगाई में संतुलन बनाना है। फिलहाल 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। इसके बाद कटौती की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना की प्रोविजनिंग करीब 1200 करोड़ रुपए है और भविष्य में ज्यादा प्रोविजनिंग नहीं करनी होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि होम लोन की डिमांड आगे बढ़ेगी। डेवलपर लोन को लेकर हम अभी सतर्क हैं। सोने ने लगातार 8वें दिन आज नया रिकॉर्ड बना दिया। एमसीएक्स पर सोने ने 53,429 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया। ज्यादा देर तक सोना इस ऊंचाई पर टिका नहीं रहा।
सोना दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 500 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ दिखा है। दूसरी तरफ चांदी में आज मुनाफा वसूली ज्यादा दिखाई दी। एमसीएक्स पर चांदी 2000 रुपए से ज्यादा की कमजोरी के साथ 63,000 के नीचे कारोबार करती नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी कमजोर हैं। कॉमेक्स पर सोना $1945 के नीचे फिसल गया। चांदी में 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी। कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार तीसरा राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक तीसरा राहत पैकेज अगले महीने लाया जा सकता है। इस आर्थिक पैकेज में एमएसएमईज के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। सरकार इस पैकेज में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने का ऐलान भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस इकोनॉमिक पैकेज में सरकार वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करेगी। यस बैंक ने मुंबई में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी एडीएजी के मुख्यालय भवन रिलायंस सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया है। यस बैंक के मुताबिक सांता क्रूज में 21,000 वर्ग फुट से ज्यादा मुख्यालय की इमारत और दक्षिण मुंबई में नागिन महल में 2 मंजिलों पर कब्जा कर लिया गया है। भवन का कब्जा 22 जुलाई को सरफासी एक्ट के तहत हुआ। यस बैंक ने यह कदम उठाया है जब एडीएजी बैंक का 2,892 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने में नाकाम रहा। अनिल अंबानी के ग्रुप पर यस बैंक का कुल 12,000 करोड़ रुपया बकाया है। पारादीप हैदराबाद प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। 3800 करोड़ रुपए वाली इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी आईओसी को मिल गई है। ओडिशा के पारादीप रिफाइनरी में इस प्रोजेक्ट के जरिए हैदराबाद में तेल सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक 1212 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को बिछाने का जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। ये पाइपलाइन जो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरेगी। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर लगी है मुहर। सरकार ने बीपीसीएल में हिस्सा खरीदने के लिए बोली जमा करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए फैसला लिया है। सरकार ने अब सभी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई 30 सितंबर तक मंगाए हैं। यह तीसरा मौका है जब सरकार ने बीपीसीएल के लिए बोली लगाने की तारीख को कोरोना की वजह से आगे बढ़ाया है। सरकार बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी के स्ट्रैटेजिक निवेश का प्रस्ताव किया है। सरकार की बीपीसीएल में 52.98% हिस्सेदारी है। पूरे देश में हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ाने के लिए सरकार ने काम तेज कर दिया है। इसके लिए एनएचएआई देश भर में जमीन का अधिग्रहण करेगी। इस काम को अंजाम देने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल रूट के साथ ही एक्सप्रेस वे या हाईवे को भी विकसित किया जा सकता है। कुछ दिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की बैठक में यह फैसला हुआ। रेलवे 7 हाई स्पीड रेल रूट की पूरी डिटेल तैयार कर रहा है। इस पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना है। इसमें दिल्ली से वाराणसी वाया नोएडा और आगरा लखनऊ वाराणसी से हावड़ा वाया पटना रूट शामिल है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। आज सीएम योगी की टीम 11 की बैठक में यह फैसला लिया गया। टीम 11 जो है यूपी में हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लागू रहता है। इसके अलावा राज्य सरकार अनलॉक 3 की केंद्र की गाइडलाइंस को लेकर जल्द दिशा निर्देश जारी करेगी। यूपी के कुछ जिलों में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो रहा है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि एसजीपीजीआई की टीमें 6 जिलों में जाएंगी। टीम यहां से जानकारी जुटाकर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक दिए 6 महीने पूरे हो गए हैं। 6 महीने बाद भी देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे के दौरान वायरस के 52,123 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,03,792 हो गई है। बीते 24 घंटे में 775 लोगों की जान चली गई, जिससे मरने वालों की संख्या 32,553 हो गई है। हालांकि देश भर में कुल मिलाकर 10,20,582 लोग कोरोना वायरस से पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट 65% है।
फटाफट से अगली खबर। असम और बिहार में आई भीषण बाढ़ से 55 लाख लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई है। असम में बाढ़ में डूबकर कल 3 लोगों की मौत हुई। यहां के 21 जिलों के करीब 20 लाख लोग अब भी प्रभावित हैं। बिहार के आपदा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से 3 लोगों की कल मौत हुई, जिससे मरने वालों की संख्या अब 11 हो चुकी है। बिहार में बाढ़ से करीब 40 लाख लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। इधर केरल के कुछ हिस्सों में लगातार तेज बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर कोरोना संकट मंडराने लगा है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। उनके अलावा राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। इन्हीं 4 पुजारियों में से एक पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। पुलिस भी क्वारंटाइन, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी हो गए हैं क्वारंटाइन। मोदी सरकार ने उत्तराखंड के चारों धामों को रेलवे लाइन से जोड़ने का फैसला किया है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को रेलवे से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का जाल बिछाया जाएगा। सरकार ने गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए 125 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसमें 10 स्टेशन और 24 सुरंगें होंगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के लिए रेलवे का काम पहले से चल रहा है। 4 धाम को 4 लेन हाईवे से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया है। कल हुई बैठक के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में अनिल देशमुख ने आलाप सरों की बैठक बुलाई थी, जिसमें बिहार पुलिस की मुंबई में मौजूदगी पर भी गृह मंत्री ने चर्चा की। बता दें कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वालों में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, विधायक पप्पू यादव, शेखर सुमन, चिराग पासवान, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजीत पवार के बेटे पार्थ का नाम भी शामिल है। बिहार पुलिस ने मुंबई में रहने वाली सुशांत की बहन मीतू के बयान दर्ज किए हैं। मीतू ने 8 जून से लेकर 12 जून 2020 तक की डिटेल पुलिस को दे दी है। मीतू ने बताया कि 8 जून को रिया ने उन्हें कॉल करके कहा था कि उनकी सुशांत से लड़ाई हो गई है। इसके बाद मीतू सुशांत से मिलने उनके बांद्रा स्थित घर गई, उनके साथ कुछ दिन रहीं। इस दौरान सुशांत ने उन्हें बताया कि रिया से उनकी लड़ाई हुई, जिसके बाद रिया घर छोड़कर चली गई। इस दौरान रिया अपने और सुशांत के कुछ सामान भी साथ ले गई। आज सोनू सूद अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। जन्मदिन पर सोनू ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए बताया कि वे अब प्रवासियों को नौकरी दिलवाने में मदद करेंगे। बिहार और असम और जो बिहार है इस समय बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, वहाँ वो इस मुहिम को चलाने वाले हैं। प्रवासी रोजगार.com के जरिए सोनू 3 लाख नौकरियों का इंतजाम करेंगे, जिसके लिए ट्राइडेंट और अमेजॉन समेत 10 कंपनियों से करार हुआ है। राकेश शर्मा की बायोपिक में अब फरहान अख्तर लीड रोल में नजर आएंगे। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, विकी कौशल, ऋतिक रोशन जैसे कई बड़े सितारों के फिल्म को मना करने के बाद फरहान फिल्म का हिस्सा होंगे। फिल्म का नाम सारे जहां से अच्छा रखा गया है, जिसे महेश मथाई डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म का बड़ा हिस्सा रूस में शूट होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब रोमांटिक रोल्स करना चाहते हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक रोमांटिक फिल्में वो साइन कर रहे हैं। मोतीचूर, चकनाचूर और बोले चूड़ियां के बाद नवाज डिंपल किडनैप हो गई नाम की फिल्म में नेहा शर्मा समेत 5 हीरोइंस के साथ रोमांस करेंगे। लखनऊ बेस्ड इस लव स्टोरी में कुशन नंदी इसको बना रहे हैं, जो नवाज को लेकर बाबू मोशाय बंदूकबाज भी बना रहे हैं। फिल्म में नवाज के अलावा मेमोह चक्रवर्ती और संजय मिश्रा की खास भूमिका में नजर आएंगे।
आयरलैंड और इंग्लैंड के मुकाबले के साथ ही आईसीसी की नई नवेली वर्ल्ड कप सुपर लीग की शुरुआत आज से हो गई है। इंग्लैंड की टीम आयरलैंड के साथ 3 वनडे सीरीज खेलेगी। अगला मैच 1 अगस्त और तीसरा मैच 4 अगस्त को होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग बिल्कुल नई वनडे प्रतियोगिता है जो अगले 2 साल तक चलेगी। इस लीग से ही 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों का फैसला होगा। सुपर लीग 1 मई 2020 से शुरू होने वाली थी। 31 मार्च 2022 तक ये सीरीज चलने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ सीरीज को टालना पड़ा। कोरोना महामारी की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। आईसीसी के एक अधिकारी जोफ एलार्डिस ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी रहेगी। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जून 2021 में खेला जाना है। इसमें वही टीमें फाइनल में पहुंचेंगी जो 10 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीमों में लीग के अंत में टॉप 2 पर होगी। हालांकि इस मैच को स्थगित करके आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि कोरोना की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत आने वाली कई टेस्ट सीरीज स्थगित हो चुकी हैं, जिससे उनके कराने में ज्यादा समय लग सकता है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था। दिसंबर 2000 में बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग के आरोपों में अजहर पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। एक इंटरव्यू में अजहर ने कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए वो किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहते। अजहर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया, लेकिन उन्होंने लड़ने का फैसला किया। अजहर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि 12 साल बाद पाक साफ करार वो दे दिए गए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने और बीसीसीआई की सालाना आम बैठक में भाग लेने से बहुत संतोष मिलता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के अंतिम दौर में भी हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें यूक्रेन के वेसिल इवानचुक ने हरा दिया। इस टूर्नामेंट में उनकी 8वीं हार है और अंक तालिका में आनंद अंतिम पायदान से सिर्फ 1 पायदान ऊपर है। आनंद और इवानचुक के बीच चारों बाजियां ड्रॉ रही, जिसके बाद नतीजे के लिए टाई ब्रेकर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वो भी 59 चाल के बाद बराबरी पर छूटा। यूक्रेन का खिलाड़ी निर्णायक बाजी में काले मोहरों के साथ खेला था, इसलिए उसे विजेता घोषित किया गया। दुनिया की सबसे मशहूर बास्केटबॉल लीग एनबीए आज से फिर शुरू हो रही है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी एनबीए ने यह जानकारी दी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते एनबीए सीजन 11 मार्च से स्थगित था। एनबीए ने बयान जारी करते हुआ कि नेशनल बास्केट एसोसिएशन परिसर में 344 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें सभी नेगेटिव आए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 24 घंटे के दौरान 2,80,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6,649 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा बुरा हाल अमेरिका का है। यहाँ कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख को पार कर गई है और यहाँ अभी तक कोरोना के 45 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के दौरान करीब 1,156 लोगों की मौत हुई है। 50,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। कोरोना से बेहाल देशों की सूची में दूसरा नाम ब्राजील का है। 25 लाख से ज्यादा केस हैं। करीब 90,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ब्राजील में भले ही कोरोना संकट से हालात बदतर हैं, बावजूद इसके ब्राजील ने विदेशी सैलानियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ब्राजील ने हवाई यात्रा के जरिए विदेश आने वालों पर बैन हटा दिया है। ब्राजील ने टूरिज्म इंडस्ट्री की बहाली को देखते हुए फैसला किया। ब्राजील ने 30 मार्च को समुद्र और हवाई मार्ग के जरिए आने वाले विदेशियों पर बैन लगाया था। उस वक्त यूरोप और एशिया देशों से आने वाले लोगों से वायरस का खतरे को देखते हुए बैन लगाया गया। ब्राजील की तरह कई देशों ने भी विदेशी यात्रियों की एंट्री पर बैन लगाया था और अब ये हटा दिया है। अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में 1/3 की कटौती करेगा। जर्मनी में इस समय कुल 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। उनमें से 12,000 को वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन रूस की चुनौती को देखते हुए इनमें से 6,000 को यूरोप के ही किसी अन्य सैन्य ठिकाने पर तैनात किया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से सैनिकों की 1/3 संख्या कम करने के संकेत जून में ही दे दिए थे। गूगल, अमेजॉन, एप्पल और फेसबुक के सीईओज की अमेरिकी संसद में पेशी हुई। इन सभी सीईओज पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इसी पर सफाई देने के लिए उन्हें तलब किया गया। इन पर आरोप है कि अपनी ताकत के दम पर प्रतिस्पर्धियों को दबा रहे हैं। इस पेशी में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों ने चारों कंपनी के सीईओ से अलग अलग कई कड़े सवाल पूछे। हालांकि इन चारों सीईओज ने किसी भी तरह के गलत कामों से इनकार किया और कहा कि वो सब कुछ अमेरिकी मूल्यों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं।
पाकिस्तान में ईश निंदा के एक और आरोपी की हत्या का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर में ईश निंदा को लेकर मुकदमे का सामना कर रहे अहमदी समुदाय के एक व्यक्ति की एक अदालत में जज के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ताहिर अहमद नसीम नाम के शख्स को ईश निंदा के आरोप में 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और उसे कोर्ट रूम में जज के सामने ही गोली मार दी गई। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।